नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब देवराज गुलेरिया को होश आता है तो अब राजेश्वर पीरामल और यशपाल ये दोनों ही अभी उससे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो जब यहाँ पर आते हैं तो राजेश्वर अब देवराज से पूछता है, बताओ बताओ देवराज, जब उस समय पर जब तुमने कॉल किया था तो तब तुम हमें कुछ बताने वाले थे। बताओ बताओ क्या बताना चाहते थे। अब यहाँ पर देवराज ये कहने के लिए मुंह खोलते हैं कि वो जैसे ही अब उसके लफ्जों पर किंग का नाम आने वाला था तभी अचानक से उनका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है। इधर उन्हें कांपता हुआ देखकर अब ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब देवराज 2 मिनट के बाद जब उसकी बॉडी नॉर्मल होती है तो वो फिर उनसे एक कॉपी और पेन मांगता है। तो अब यहाँ पर जब उसे वो प्रोवाइड करा दिया जाता है तो अब वो यहाँ पर कुछ लिख भी नहीं पाता और वो अपने मन में ही सोचता है, किंग ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। इधर देवराज यहाँ पर पूरी तरह से खामोश थे। देवराज को इस तरह से खामोश देखकर अब यशपाल अग्रवाल वो समझ गए थे कि शायद ये उन्हें कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी यही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने दिनों तक वहाँ पर किंग के साथ कब्जे में रहने के बाद कहीं ये लिखना पढ़ना सब कुछ भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि उनके कई आदमियों के साथ ये सब हुआ था कि किंग ने उनकी याददाश्त मिटा दी थी। इसलिए अब उन्हें यही लगता है कि कहीं ये लिखना भी भूल गए हों। इसलिए अब उन्हें यहाँ पर देवराज से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें कुछ भी बता पाएंगे। इसलिए वो यहाँ पर अपना ज़्यादा वक्त ना गवाया करते हुए वहाँ से अब चले जाते हैं। तो इधर जैसे ही यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर बिना उम्मीद के यहाँ से चले जाते हैं तो इधर उनके जाने के बाद अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहता है, देखो देवराज, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें यशपाल पर भरोसा नहीं होगा, है ना यही बात है ना। इसलिए शायद तुम ये सब कर रहे होगे, क्योंकि अभी तक तो राजेश्वर को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि देवराज के साथ ये क्या हो रहा है। उसे बस यही लगता है कि वो यशपाल पर भरोसा नहीं कर पा रहा होगा और इधर यशपाल को राजेश्वर के साथ देखकर शायद इसी वजह से वो यहाँ पर ना लिखने की एक्टिंग कर रहा होगा ताकि उसे लिखना ना पड़े। लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है, दैट्स ओके यार, लेकिन देखो तुम मेरा यकीन करो, वो हमारा ही साथी है। तुम उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। जितना भरोसा तुम मुझ पर कर रहे हो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम भी उसके ऊपर उतना ही भरोसा कर सकते हो। ये मेरे जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये थोड़ा बहुत है। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब अपने मन ही मन में हंसता है और वो अब अपने मन में ही कहते हैं, बेवकूफ़ हो तुम। सच में राजेश्वर, मुझे नहीं पता था कि तुम बेवकूफ़ तो हो, लेकिन इतने बड़े हो ये मुझे आज पता चला। मैंने सच में अपनी लाइफ में ना जाने कितने बड़े बेवकूफ़ देखे हैं, लेकिन इसके जैसा बेवकूफ़ शायद मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। सच में कितना बेवकूफ़ है ये। इसे अभी भी लगता है कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की नींव इसने रखी थी। अरे इस बेवकूफ़ को तो ये भी पता नहीं है कि यशपाल अग्रवाल कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। अरे वो क्या चीज़ है ये शायद अभी तक इसे नहीं पता। ये अभी भी इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद भी अभी ये सोच रहा है कि यशपाल अग्रवाल इससे कम ही है। वो अभी भी यशपाल को अपने से कम आंक रहा है। इवन वो तो इससे भी खतरनाक है। अरे इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है वो। इस ऑर्गेनाइजेशन को उसी ने ही बनाया था। वो कितनी सफाई से अपना काम करता है, इस राजेश्वर को शायद ये भनक भी नहीं है। अरे कितनी सफाई से वो यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को आगे कर अपनी हर एक चाल को चलता जा रहा है और किसी को उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी शक भी नहीं है। तो इससे चालाक और बताओ क्या होगा। लेकिन ये बात तो किसी को पता ही नहीं है
यहाँ तक कि खुद यशपाल अग्रवाल को भी पता नहीं होता है कि उसकी अगली चाल क्या होगी। वो इतनी शार्पनेस के साथ कोई भी प्लान करता है और जो इंसान उसके लिए काम कर रहा होता है उसे तो इस बात के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे इस बेवकूफ़ राजेश्वर को नहीं पता। ये तो अभी भी यही सोच रहा है कि इससे बड़ा खतरनाक, इससे बड़ा अक्लमंद कोई भी नहीं है। इधर देवराज को इस तरह से अपने ख्यालों में देखकर, अब उसे बिना कुछ बोलता हुआ देखकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है देवराज, क्या सोच रहे हो तुम, क्या कुछ कहोगे या नहीं? देखो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, कुछ नहीं, वैसे अभी तक हमें कोई सक्सेस मिली है या नहीं। क्योंकि देवराज गुलेरिया को अब लग गया था कि ना तो वो यहाँ पर किंग का नाम अब इस नोटपैड पर लिख सकते हैं और ना ही वो यहाँ पर अपने मुंह से बोलकर उसका नाम बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जब वो वहाँ पर गुलेरिया हाउस में भी कैद था तो जब किंग उसे उस स्क्रीन से देखते थे तो वो जब भी किंग का नाम लेने की कोशिश करता था तो उसकी बॉडी हमेशा ऐसे ही कांप जाती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसका नाम लिख भी नहीं पाएगा। इसलिए अब उसे पता था वो किसी भी तरह से शायद इन्हें नहीं बता पाएंगे, इसलिए अब वो यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं कहता और सीधा इस टॉपिक को बदलते हुए वो यहाँ पर यही पूछता है कि इतने सालों से वो किंग की कैद में था, तो इतने सालों में क्या ये लोग अपने मिशन में किसी भी तरह से सक्सेस हुए हैं या नहीं। इधर देवराज की ये बात सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, यार अभी तो सिर्फ हमें हार मिलती जा रही है। अरे कितनी बार हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन देखो ना, हमें अब तक सक्सेस मिल ही नहीं रही। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें हम जिससे हमें अपने मिशन में सक्सेस मिले। वैसे तुम अभी अपना ख्याल रखो, तुम अभी आ गए हो, बाकी वो 3 भी आ जाएं, उसके बाद तो हम इस मिशन को मिलकर पूरा कर ही लेंगे। और ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब देवराज गुलेरिया को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं जब यहाँ से राजेश्वर पीरामल जाते हैं तो अब देवराज गुलेरिया अपने मन में ही कहता है, वो तीनों कहाँ हो गए? अरे धर्मराज, यशवंत और दिव्यांशी, उन तीनों का अभी तक सच में पता नहीं चला कि काश मैं इन दोनों को बता पाता कि इंद्रजीत को मारना उस किंग का ही प्लान था। अरे इन लोगों ने सोचा था कि इंद्रजीत ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने इनमें से किसी को किंग न बनाकर उसने तो वहाँ पर किंग को किसी और को ही चुन लिया। इसलिए इन्हें यही लगा था कि इंद्रजीत ने इन्हें धोखा दिया है और जिसकी वजह से इन्होंने इंद्रजीत को मारा। लेकिन उसने हमें कोई भी धोखा नहीं दिया था, वो तो हमारे लिए उतना ही लॉयल था। और बस हमें तो स्वाति मल्होत्रा और किंग ने हमें अंधेरे में रखा था, क्योंकि हम उनके बारे में सच में जान नहीं पाए और ये गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। यहाँ पर देवराज अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे कि आखिर वो किस तरह से अपने साथियों की मदद करें, क्योंकि अब तक तो देवराज को भी पता लग गया था कि वो तो उस किंग के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसके बाकी के 3 दोस्त वो तो अभी भी उसी की कैद में ही है। इसलिए वो यहाँ सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें बस अपने उन तीनों दोस्तों को भी बचाना ही होगा। एक तरफ जहाँ पर देवराज गुलेरिया ये सब सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा मूर्ति के पैलेस में यहाँ पर अंजलि मामी, जो कि अभी अंजलि मामी से जहाँ पे अभी करण मिल रहे थे, अब अंजलि मामी कहती है, करण देखो अब मैं ठीक हूँ, तो अब तुम बताओ क्या मैं मल्होत्रा हाउस जा सकती हूँ? वो क्या है ना कि वहाँ पर उन लोगों को मेरी ज़रूरत होगी। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अंजलि देखो, इस बारे में मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मल्होत्रा हाउस जाकर राजीव के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मल्होत्रा परिवार तुम्हारा अपना परिवार है और अपने परिवार से इतने लंबे समय तक दूर रहना शायद तुम्हारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर तुम मल्होत्रा हाउस में गई तो फिर उसके लिए तो राजीव के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही करण गुलेरिया ने अंजलि मल्होत्रा को ये कहा तो अंजलि मल्होत्रा बस हैरानी से करण की ही तरफ देखती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मल्होत्रा हाउस जाएगी तो राजीव की प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी। इसलिए वो यहाँ पर अपने
इस सवाल को अब सीधा ही करण से पूछती है। क्यों क्यों करण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भला मैं राजीव की मुश्किलें कैसे बढ़ा दूंगी? मैं गुलेरिया हाउस नहीं जाने के लिए कह रही हूँ, मैं तो मल्होत्रा हाउस जाने के लिए कह रही हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर अब करण कहते हैं, हाँ हाँ अंजलि, मुझे पता है तुम मल्होत्रा हाउस ही जाना चाहती हो। देखो अंजलि, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि दुश्मनों को पता है कि अगर उन्हें राजीव को अपने साथ दोबारा से अपने इस काम में मिलाना है, अपने साथ मिलाना है, तो वो तुम्हारे जरिए ही उसे अपनी दुनिया में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मनों को राजीव की हर एक कमजोरी के बारे में अच्छी तरह से पता है। उन्हें ये भी पता है कि सालों पहले राजीव तुमसे प्यार करता था और अभी भी शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग हो, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो ऐसा कोई ना कोई कदम उठाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे जरिए राजीव को फिर से अपनी दुनिया में शामिल कर लिया तो राजीव के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे लिए राजीव ये भी करने के लिए तैयार होगा। ये बात तो तुम ही जानती हो ना कि शीला मर्डर केस में राजीव ने क्या किया था। तुम्हें याद है ना कि उसने अपने आप को ही सरेंडर कर दिया था। करण की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो करण, क्योंकि मुझे पता है राजीव ने मेरे लिए क्या कर दिया था। लेकिन अब तुम ही बताओ, मैं कब तक यहाँ पर रह सकती हूँ? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो अंजलि, ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर रहोगी और कब तक नहीं। आई एम सॉरी अंजलि, मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी और राजीव तुम दोनों की ही सेफ्टी के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। करण की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है कि तो क्या मैं किशन से बात कर सकती हूँ, या उससे बात करना भी रिस्की हो सकता है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो अंजलि, मैं किशन से बात करने के लिए भी तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर उन्हें तुम्हारे ठीक होने के बारे में कुछ भी पता चला ना, तो तुम्हारे लिए आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि फिर उन लोगों के दिमाग में न जाने कितने ही सवाल आएंगे कि तुम ठीक थी, उसके बाद भी तुम लंदन में यहाँ पर क्या कर रही थी। बाकी एज योर चॉइस अंजलि। अब यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है करण, तुम कह रहे हो तो सही ही कह रहे होगे। जब तक तुम मुझे उनसे बात करने की परमिशन नहीं दोगे, तब तक मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे समझने के लिए। सच में मुझे इसी समझदारी की तुमसे उम्मीद थी। अब इस बात पर अंजलि मामी कहती है, क्या मैं आकाश को देख सकती हूँ? देखो करण, मेरा बहुत ही मन कर रहा है अपने बच्चे को देखने का। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब यहाँ पर एक पल के लिए तो सोचने लगते हैं, लेकिन अब सोचने के बाद वो हाँ में अपनी सिर को हिला देते हैं और अब वो यहाँ पर अब अंजलि से कहते हैं, 1 मिनट रुको अंजलि, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी आकाश से बात करा दूँ। और अब ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालते हैं और वो अब अपने फ़ोन से सीधा ही कैलाश अधिकारी के फ़ोन पर एक वीडियो कॉल लगा देते हैं। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने स्क्रीन पर कैलाश अधिकारी का चेहरा दिखता है तो अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, कैसे हो तुम कैलाश? इधर करण की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ। तुम फोन करने से पहले वक्त नहीं देखते हो क्या करण? हाँ, कम से कम वक्त तो देखा करो। अरे तुम कभी भी फोन कर देते हो। वैसे चलो, अब तुमने फोन ही किया है तो बताओ, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? कैलाश की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं कैलाश, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि अंजलि को आकाश से बात करनी थी, तो बस मैंने इसीलिए ही तुम्हें कॉल किया है। क्या तुम अंजलि की आकाश से बात करा सकते हो? ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, इस वक्त तो सभी सो रहे हैं करण, और मैं अभी बेटी और दामाद के रूम में जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम भी एक पिता हो, तुम्हें भी शायद मेरी मजबूरी का आभास हो सकता है। देखो, इस समय वो दोनों सो रहे हैं और मैं उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता। वो क्या है ना कि मैं करण गुलेरिया नहीं हूँ। ये सुनते ही अब जहाँ अंजलि अब अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं करण गुलेरिया अब यहाँ पर फोन से ही अब
कैलाश अधिकारी को घूरते हैं और कहते हैं, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ, कि करण गुलेरिया नहीं हो? अरे मैं कब अपनी बेटी और दामाद के रूम में गया हूँ? इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, अच्छा करण, सच में याद करो वो दिन अनिका और रोहित की शादी से पहले। हाँ, अभी अभी फोन रखो, मैं तब तक तुम ऐसा करो, उस दिन के बारे में याद कर लो कि तुम कब उनके कमरे में घुसे थे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और वैसे भी इमरजेंसी में सिर्फ राजमहल के लोगों का फोन ही उठाता हूँ मैं। ओके, ऐसे किसी भी समय मुझे फोन मत किया करो। और ये कहते हुए ही कैलाश अधिकारी अब अपने फोन को कट कर देता है। तो वहीं अब ये सब देखकर अब अंजलि मामी कहती है, करण तुम ठीक तो हो? इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या बकवास किया इसने, हाँ, अरे तुम ही बताओ अंजलि, मैं कब अनिका और रोहित के बीच आया, हाँ, और हाँ, अगर मैं पहले आया भी था तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे मैं अपनी बेटी की परवाह करता था, मैंने अपनी बेटी की मुझे मेरी बेटी की परवाह है, इसीलिए ही मैं उस समय नहीं चाहता था कि रोहित की अनिका के साथ शादी हो। मैं नहीं चाहता था ये दोनों शादी करें, क्योंकि रोहित के कितने दुश्मन हैं ये तो उस समय भी मैं अच्छी तरह से जानता था। और यहाँ पर ये कहते हुए ही करण गुलेरिया कोई भी यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है, और अब वो ये कहते हुए उस रूम से बाहर निकल कर चले जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं करण के जाने के बाद अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा अब अपने मन में ही सोचती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मुझे टाइम तो देखना चाहिए था, सच में मेरी वजह से सच में करण का भी मूड खराब हो गया। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब अपने पास में रखी हुई एक बुक को उठाती और अब उसे पढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते अंजलि मामी के लिए भी अब अपना टाइम पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सोचा वो जब तक यहाँ पर है तो वो यहाँ पर पढ़ने को ही अब अपनी हॉबी बनाती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया अब अपने रूम में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो यही सोचते हैं, वैसे मानना पड़ेगा रानी अवंतिका को, सच में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी ना उनकी। अरे जिसकी बेटी स्वाति मल्होत्रा हो, और जिसकी ग्रैंड डॉटर अनिका हो, और जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर जैसे हो, तो वो रानी खुद में अपने आप में ही कितनी काबिले तारीफ होगी। सच में पता नहीं अब तक स्वाति को रानी अवंतिका के बारे में कुछ पता भी चला होगा या नहीं। अरे जब से उसे अपनी माँ के बारे में पता चला है कि उनकी माँ वो है, तब से तो उसके मन में न जाने कितनी ही जिज्ञासा थी अपनी माँ रानी अवंतिका के बारे में जानने के लिए। पता नहीं वहाँ जाने के बाद उसका वो मकसद पूरा होगा भी या नहीं। जब से यहाँ पर आया हूँ उसके बाद से तो मेरी स्वाति से कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ धनंजय के साथ गया जरूर था, लेकिन ये सब तो तब भी नहीं पूछ पाया। क्या करूँ मैं, क्या मैं स्वाति को फोन लगाऊं? लेकिन नहीं, कहीं मेरे ऐसा करने से वो दुश्मनों के सामने ना आ जाए। नहीं देख करण, तुझे जो भी कुछ करना है सोच समझ कर करना होगा, लेकिन मैं स्वाति से बात कैसे करूं, कैसे पता करूं मैं? हाँ, अब कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर करण फिर से कहता है, एक काम करता हूँ, मैं धनंजय से ही कहता हूँ कि वो स्वाति के बारे में मुझे बताए, क्योंकि धनंजय मेरे लिए ये काम बड़ी ही आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो तो पंछियों से ये सारी की सारी खबर निकलवा लेगा। अब यहाँ पर ये सब सोचकर अब वो धनंजय को ही कॉल करने के बारे में सोचता है, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में यहाँ पर सुबह की पहली किरण पड़ चुकी थी, और तीनों ही बच्चे उठकर यहाँ पर अपने अपने रूटीन को फॉलो करने में लग जाते हैं। तीनों ही बच्चों को पता था कि आज उनका मैथ का एग्जाम है, इसलिए उन्होंने जल्दी यहाँ पर अपने सारे के सारे कामों को फिनिश कर लिया था। और उसे फिनिश करने के बाद अब तीनों ही बच्चे अब फाइनली उस फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर बैठकर उन्हें अपना ये एग्ज़ाम देना था। अब उस रूम में आने के बाद अब वो तीनों ही अपनी अपनी जगह पर काबिल आकर बैठ जाते हैं कि तभी अब उनके कानों में अब किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद अब यहाँ पर अलेक्जेंडर के बड़ी ही आ रहे होंगे, इसलिए उन कदमों की आहट को सुनकर वो सभी जैसे ही अब उस तरफ देखते हैं तो सामने से अलेक्जेंडर का बड़ी नहीं बल्कि सावित्री और उसके साथ आयशा मारवा वहाँ पर आ रही थी। उन दोनों को देखकर तो भी यहाँ पर रिया कहती है, आर्यन देखो, आज तो मजे हो गए,
क्योंकि देखो आज तुम्हारे बड़ी यहाँ पर नहीं आए हैं। आज यहाँ पर सावित्री दादी और हमारी हमारी प्यारी दादी माँ यहाँ पर आई हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आर्यन, क्या तुम मेरा मैथमेटिक्स का पेपर भी सोल्व कर दोगे? हाँ देखो आज दादी माँ है और वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगी अगर तुम मेरे पेपर को सोल्व करोगे तो। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज यहाँ पर मम्मा भी नहीं है हम पर नज़र बनाए रखने के लिए। देखो मुझे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम से पहले ही बहुत ही बेचैनी हो रही है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आए ना तो फिर तो बड़ी सच में मुझे और भी ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। अब ये सुनते ही यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो रिया के इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान थे, भला वो रिया के एग्ज़ाम को कैसे कर सकते हैं। इधर यहाँ पर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों में बात करने के बाद अब यहाँ पर आर्यन कहता है, रिया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, और अगर बड़ी को इसके बारे में पता चल गया कि मैंने तुम्हारा एग्ज़ाम किया है तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, और इवन तुम्हारे साथ मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। इस बात पर अब रिया कहती है, कैसे पता चलेगा आर्यन बड़ी को? हाँ अरे वो तो यहाँ पर है भी नहीं ना। यहाँ तीनों बच्चे अभी एक दूसरे से ही बात कर रहे थे कि तभी अब वहाँ पर सावित्री अब उस रूम में आ जाती हो और अब उन्हें टाइम विश करती है और सभी को अब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीटें भी दे देती है। अब तीनों ही बच्चों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देने के बाद अब सावित्री कहती है, चलो बच्चों अब आप सभी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना अपना एग्ज़ाम कीजिए, ऑल द बेस्ट, और बिना किसी की चीटिंग के बिना एक दूसरे से पूछे। इस बात पर अब यहाँ पर रिया अब उसे बहलाते हुए कहती है, दादी माँ थोड़ी देर चीटिंग करने दीजिए ना प्लीज़। इधर उसकी इस बात पर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, रिया देखो तुम एग्ज़ाम में बैठी हो इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से ही दो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। अब अपनी दादी माँ की स्टिक व बात को सुनकर अब रिया कहती है, मुझसे तो सच में कोई भी प्यार ही नहीं करता है। यहाँ आने के बाद अब मुझे सब कुछ पता चल गया। आज मैं आपको दादू से बात करवाने वाली हूँ। अब देखना इसके बाद भी आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी। हाँ आप सच में दादी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यहाँ पर अब प्रिया अपना एक इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है ताकि उसकी इन बातों में आकर उसकी दादी माँ उसे चीटिंग करने के लिए अलाउ कर दे। इधर यहाँ पर ये रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा अब रिया के गाल पर रिया के गाल को अब जोर से खींच कर कहती है, चलो ये ड्रामा बंद करो ड्रामा क्वीन, ओके अभी एग्ज़ाम दो उसके बाद बात करते हैं। इधर अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपनी दादी माँ को कन्वेंस कर लेगी, लेकिन आयशा मारवा और सावित्री वो दोनों तो उसकी बात को सुनती ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप अब अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने लगती है। और अब उन सभी के एग्ज़ाम अब यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तीनों ही बच्चे यहाँ पर पूरी ही लगन के साथ अब अपने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। इधर आयशा मारवा और सावित्री दोनों ही भी बच्चों पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। किंग यानी रोहित के पैलेस में यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने रूम की बालकनी में बैठकर यहाँ पर चाय पी रहे थे। यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, वो एक दूसरे के साथ अपना सुबह का ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तय रोहित भी यहाँ पर अपनी चाय पीते हुए ही कहता है, इंस्पेक्टर अब्बास से बात हुई है क्या अनिका तुम्हारी? इस बात पर अब अनिका कहती है, उठने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था मिस्टर मारवा, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरे ख्याल से वो भी फ्री नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन क्या है वो तो हम अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं। जब उन्हें टाइम मिलेगा तो शायद वो कॉल बैक कर लेंगे। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, जब वो फ्री होंगे तो वो तुम्हें कॉल बैक तो करेंगे ही। इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मुझे ना मनाली के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, अगर ऐसा है तो क्या दिल्ली चले अनिका, एक बार हम वहाँ पर
पर चल कर देखते हैं। मेरा मतलब है कि हमें पूरी तैयारी के साथ और हर एक एंगल से हमें वहाँ पर जाने के बाद सोचना होगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, हमें अपनी टीम को डिवाइड करना होगा ताकि हम वहाँ की सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, मेरे ख्याल से तुम्हें स्वाति माँ का साथ देने के लिए मनाली जाना चाहिए, क्योंकि उनका एंटीडोट अब तक नहीं बना है। क्योंकि अगर उनका एंटीडोट अब तक बन गया होता तो वो यहाँ पर शायद अब तक जितने भी पेशेंट अब यहाँ पर इस जहरीली हवा के संपर्क में आए हैं उनके ऊपर वो कारगर सिद्ध होता। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अगर हम इंडिया चले गए तो फिर यहाँ पर राजमहल को कौन संभालेगा? ये तो आप भी जानते हैं ना कि राजमहल के दुश्मन किस तरह से गिद्ध की नज़र बनाए हुए हैं राजमहल पर। उन्हें तो बस यहाँ पर एक चांस चाहिए कि वो कैसे यहाँ पर राजमहल में एंट्री करें। तो आप ही बताइए मिस्टर मारवा, मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूँ? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका, तुम महारानी को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप देती हो? देखो, तुम्हारे ऊपर महारानी है और अगर तुम महारानी को ये जिम्मेदारी सौंपोगी तो तुम्हारी यहाँ अब्सेंस में यहाँ पर महारानी राजमहल को संभाल लेगी। और ये कहते हुए ही यहाँ पर रोहित के चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल थी, क्योंकि रोहित को अब पता चल गया था कि अनिका कौन है और क्या है, इसलिए वो बस इसलिए वो जानबूझकर ये बात कहता है। तो वहीं अनिका को भी यहाँ पर रोहित की ये स्माइल थोड़ी सी अजीब तो लगती है और अब वो यहाँ पर रोहित से कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? क्या कुछ हुआ है क्या, या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, कुछ नहीं अनिका, बस ऐसे ही। तुम ऐसा करो, बस रेडी हो जाओ, हमें इंडिया के लिए निकलना ही होगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर अब्बास को मैसेज टाइप करती है, जिसमें उसने लिखा था कि आज शाम 5 बजे मीटिंग है होटल पैराडाइज के बेसमेंट में, क्योंकि सबसे पहले वहां जाते ही वो उन लोगों के साथ मीटिंग करके वहां की अपडेट लेना चाहती थी। और इस मैसेज को लिखने के बाद अब अनिका उसे सेंड कर देती है और अब अनिका अब अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं अब यहाँ पर अनिका के बाथरूम में जाने के बाद अब रोहित के दिमाग में मनाली के साथ साथ प्रत्यूष दीवान के बारे में भी बहुत कुछ चल रहा था। प्रत्यूष दीवान यहाँ पर रोहित के दिमाग में कहीं सेट सा हो चुका था, घूम फिर कर उसे उसी के ऊपर डाउट हो रहा था। रोहित यहाँ पर अभी अपनी ही सोच में था कि तभी रोहित की नज़र सामने रखी हुई एक किताब पर जाती है। उस किताब को देखकर अब रोहित कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मनाली जाने से पहले मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। वैसे भी नाना जी ने मुझे कहा था कि हमें जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ना चाहिए। और यही सोचकर अब रोहित सोफे पर बैठ जाता है और अब वो उस किताब के पन्ने अब उस पेज को पलट कर देखने लगता है। जैसे ही रोहित ने उसके पन्ने को खोला तो अब उसी वक्त अनिका का फ़ोन बजने लगता है। इधर अब उस फ़ोन की आवाज़ को सुनकर अब रोहित भागकर जैसे ही अनिका के फ़ोन को उठाने ही वाला था तब तक यहाँ पर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इधर रोहित अब उस फ़ोन को ऐसे ही रख देता है और अब वो सोचता है, यहाँ रहकर तो शायद मैं इस बुक को पढ़ ही नहीं पाऊँगा। मैंने सोचा था कि यहाँ एकांत में आकर मैं अच्छे से इस बुक को पढ़ पाऊँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रहते हुए तो मैं इसे कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगा। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सारे काम ही यहाँ आने के बाद शुरू हो रहे हैं। इसलिए मुझे एक ऐसी जगह चूज करनी होगी जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पर मैं अकेला हूँ और मैं इस किताब को पढ़ सकूँ। यहाँ रोहित अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अनिका भी यहाँ पर बाथरूम से रेडी होकर वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही यहाँ पर अनिका बाथरूम से बाहर आती है तो अब यहाँ पर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, किसका फ़ोन था? इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, वो इंस्पेक्टर अब्बास का फ़ोन था। इंस्पेक्टर अब्बास को तुमसे कुछ बात करनी होगी, तो अब ऐसा करो तुम ही उससे बात कर लो, तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ। वो क्या है ना कि मैं फ़ोन को उठाने के लिए तो गया था लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए अब तुम खुद ही कॉल करके
पता कर लो। ये सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और रोहित बेबी यहाँ पर बाथरूम में चला जाता है। यहाँ अनिका अब अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल बैक करती है तो सामने से अब उसे इंस्पेक्टर अब्बास की आवाज़ आती है। अनिका कहाँ हो तुम, और क्या वाकई में शाम को मीटिंग है जैसा तुमने शेड्यूल बनाया है? इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ शाम को मीटिंग है। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं क्या तुम पेरिस से इंडिया आने वाली हो? अब अब्बास की इस बात पर अनिका कहती है मैं आने वाले 3 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तब तक आप सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा इस मीटिंग के बारे में। अनिका की ये बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि अनिका, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारा इस तरह से हमारी टीम में होना हमारी सच में एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी कमी हमारी टीम को खासकर खल रही थी, लेकिन क्योंकि तुम पेरिस में थी इसलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया जो तुम यहाँ पर आ रही हो। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब अनिका कहती है इंस्पेक्टर अब्बास, मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूँ। खैर अब ये सारी बातें छोड़िए, आप सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं बस आती हूँ। अब अनिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं ठीक है अनिका, वैसे तुम दिल्ली में भी प्रिकॉशन के साथ ही आना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ केस पाए गए हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। इस बात पर अब अनिका कहती है डोंट वरी सर, मैं सारे के सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखूँगी। कुछ देर तक बात करने के बाद अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर जब तक अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से बात की तब तक रोहित भी यहाँ पर रेडी होकर बाथरूम से बाहर आ जाता है।